हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी विद एपीएस में। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2024-25 के बारे में, जिसकी हाल ही में मुख्य परीक्षा संपन्न हो चुकी है। अब अभ्यर्थियों को अपने रिजल्ट का इंतज़ार है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी में सैलरी क्या होती है, वेतन क्या मिलता है, आपकी ज्वाइनिंग के बाद आपको कितनी सैलरी मिलने वाली है, ग्रुप डी में इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप डी में क्या सैलरी होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपका जो रिजल्ट है वो कब तक जारी हो सकता है, कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस वीडियो में हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ से संबंधित मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है। अगर आपने नहीं देखा है तो वहाँ पर जा कर के मैं आपको लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप देख सकते हैं कि आपकी जो संभावित कट ऑफ है वो क्या हो सकती है इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की। तो अब बात कर ली जाती है ग्रुप डी की वेतन के बारे में। तो कितनी सैलरी मिलने वाली है ग्रुप डी में आपको, तो सबसे पहले चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि सैलरी क्या है। उसके बाद हम देखेंगे कि कब तक आपका जो रिजल्ट है वो जारी किया जाएगा। तो यहाँ पर बात कर ली जाए इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी के बारे में, तो आपको पता ही है लेवल 1 की जॉब है। और ग्रेड पे इसकी क्या है, तो ग्रेड पे 1800 रुपये ग्रेड पे की ये नौकरी है। और उसके बाद बेसिक पे इसमें क्या है, 1800 का जो बेसिक पे है वो आपका 18,000 रुपये है। डीए आपका 53% इस समय मिल रहा है और आप बढ़ सकता है, 55% के आसपास हो सकता है आपकी ज्वाइनिंग के बाद। लेकिन अभी इस समय करंट में 53% मिल रहा है। 9,540 की अगर बात की जाए तो 53%, अगर 18,000 का 53% निकाले डीए तो 9,540 रुपये आपका डीए बनने वाला है। तो 9,540 रुपये आपका डीए हो गया 18,000 बेसिक पे। और उसके बाद अगर एचआरए की बात की जाए तो एचआरए अलग अलग सिटी में अलग अलग होता है। और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं, अगर ए बी सी क्लास अलग अलग सिटी में आपका एचआरए अलग अलग होगा। यहाँ पर अगर हम बात करें प्रयागराज में आपका कितना मिलने वाला है एचआरए, तो लगभग आपका जो एचआरए है 2200-2500 के आसपास हो सकता है। तो यहाँ पर हम 2500 एचआरए आपका लेके चलेंगे। तो कहीं 2400-2500 ऐसे मिलता है समथिंग, तो लगभग हम यहाँ पे लेके चलेंगे तो 2500 के आसपास आपको एचआरए मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात की कर ले ग्रॉस पे की, तो ग्रॉस पे आपका कितना होने वाला है, तो यहाँ पर आपका बेसिक पे 18,000 रुपये और डीए आपका 9,540 रुपये। और उसके बाद यहाँ पर अगर एचआरए की बात की जाए तो एचआरए में यहाँ पर मैंने 2500 रुपये ले लिया है। तो यहाँ पर अगर ग्रॉस पे की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रॉस पे आपकी 30,040 रुपये बनने वाली है। उसके बाद कुछ आपकी कटौती भी होती है, उसके बाद आपको नेट सैलरी मिलती है। तो कटौती आपकी क्या होती है वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो कटौती की अगर बात की जाए तो जो एनपीएस आपका कटता है, तो एनपीएस आपका कितना कटता है, तो यहाँ पर बेसिक पे प्लस डीए, बेसिक पे और जो आपका डीए है वो उसका 10% आपका एनपीएस कटता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेसिक पे प्लस डीए, आपका बेसिक पे आपका कितना है 18,000 रुपये और डीए है आपका 9,540 रुपये। तो आपका जो बेसिक पे और डीए का 10% 2,754 रुपये आपका एनपीएस कटेगा। तो 2,754 रुपये लगभग आपका एनपीएस कटने वाला है। उसके बाद आपको जो नेट सैलरी है वो कितनी मिलने वाली है, तो आपको 27,286 रुपये नेट सैलरी मिलने वाली है। तो यहाँ पर लगभग आपको 27,286 के आसपास, 27,000 या 27,000 से कुछ ज़्यादा आपकी सैलरी बनेगी। और उसके बाद यहाँ पर कुछ अलाउंसेस और भी होते हैं जो आपको मिलते हैं ग्रुप डी में, इलाहाबाद हाई कोर्ट में ग्रुप डी में। तो वो लगभग ज़्यादा नहीं होते हैं, इसलिए हमने उसको नेगलेक्ट किया है। लेकिन कुछ ना कुछ और अलाउंस आपको दिए जाते हैं ग्रुप डी में। उसके बाद आपकी बात की जाए कि जो 8वां वेतन आयोग लगेगा, तो 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी अच्छी खासी इंक्रीज होने वाली है। आपको पता ही है कि 8वें वेतन आयोग में आपकी सैलरी कितनी बढ़ने वाली है। तो इससे पहले भी मैंने एक 8वें वेतन आयोग से संबंधित मैंने आपको एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, अगर आप देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो आपका ये लगभग बेसिक पे दुगना होने वाला है 8वें वेतन आयोग में, क्योंकि अब आपको पता ही है कि 2026 में 8वां वेतन आयोग लगेगा। तो 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी बढ़ने वाली है। तो अभी अगर बात की जाए करंट में, तो करंट में आपको जो मैंने बता दिया, आपका बेसिक पे 18,000 रुपये, ग्रेड पे आपके 1800 है और डीए आपका 53% इस समय मिल रहा है तो 9,540, और आपका ज्वाइनिंग के समय ये आपका 55% भी हो सकता है। उसके बाद बात कर लेते हैं कि इसका जो रिज़ल्ट है वो कब तक जारी होगा। तो अगर रिज़ल्ट की बात की जाए कि रिज़ल्ट इसका कब तक जारी होने वाला है, तो रिज़ल्ट आपका 10 अप्रैल के आसपास, 10 अप्रैल से पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी किया जा सकता है, जो संभावना है। और आपको पता ही है कि ग्रुप डी में ग्रुप डी, ग्रुप सी, स्टेनोग्राफर साथ साथ ड्राइवर है, तो इनके जो रिज़ल्ट है वो आसपास ही आते हैं। तो लगभग पूरी संभावना है कि 10 अप्रैल से पहले आपका जो रिज़ल्ट है वो जारी
कर दिया जाएगा। और आपको पता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में कितना स्पीड में काम होता है, तो आपकी ज्वाइनिंग भी जल्दी ही करवा ली जाएगी जो उम्मीद है। और आपको ज्वाइनिंग के बाद कितनी सैलरी मिलने वाली है ये भी मैंने आपको आपके साथ शेयर कर दिया है। तो लगभग आपको अच्छी खासी ठीक ठाक सैलरी मिलेगी। उसके बाद 2026 में 8वें वेतन आयोग के बाद आपकी सैलरी बढ़ जाएगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के दोनों फॉर्म, तीनों, कोई स्टेनोग्राफर हो गया, ग्रुप डी हो गया, और साथ साथ ग्रुप सी के फॉर्म भी भरते हैं। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक चीज़ नहीं है जो कि आपका वेटिंग लिस्ट होनी चाहिए। वेटिंग लिस्ट इसलिए होनी चाहिए क्योंकि ग्रुप डी में होता क्या है, ग्रुप डी में अगर अभ्यर्थी ग्रुप डी ग्रुप सी में अगर दोनों में सफल हो गया है तो ग्रुप सी ज्वाइन कर लेता है ग्रुप डी छोड़ करके, तो जिससे सीट खराब हो जाती है। तो ये चीज़ काफ़ी होती है, और वेटिंग लिस्ट ना होने की वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी ग्रुप डी में बाहर हो जाते हैं। तो इसलिए ये वेटिंग लिस्ट का अगर प्रावधान होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में, तो ग्रुप डी वाले अभ्यर्थी जो आपकी सीट खाली रह जाती है वो सीट खाली ना हो पाती। क्योंकि आपको पता ही है कि कोई भी अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट का फॉर्म भरता है तो अधिकतर अभ्यर्थी ऐसे हैं जो ग्रुप डी ग्रुप सी स्टेनोग्राफर तीनों का भरते हैं। तो बहुत सारे अभ्यर्थी ग्रुप डी और ग्रुप सी का भरते हैं और ग्रुप सी में सेलेक्ट होने के बाद ग्रुप डी छोड़ देते हैं। तो इसलिए बहुत सीटें खाली हो जाती हैं। और ग्रुप सी स्टेनोग्राफर में भी वही हाल है कि स्टेनोग्राफर में अगर सेलेक्ट हो गए तो ग्रुप सी छोड़ देते हैं, तो उसमें भी आपकी अच्छी खासी जो सीटें हैं वो ख़राब हो जाती हैं। तो इस तरीके से जो बहुत कम नंबर से अभ्यर्थी बाहर हो जाते हैं ग्रुप डी में, और उन्हीं की वजह से जो ग्रुप डी छोड़ करके ग्रुप सी ज्वाइन कर लेते हैं। तो इसमें अगर वेटिंग लिस्ट का प्रावधान होता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में तो ये बहुत बढ़िया होता है। जिस तरह यूपी ट्रिपल सी में भी यही चीज़ है, वेटिंग लिस्ट का प्रावधान नहीं है जिससे अभ्यर्थी परेशान हो रहे हैं। जिस तरीके से जिस तरीके से यूपी ट्रिपल एस में लेखपाल में इतनी ज़्यादा सीटें आपकी खाली रह गई, और बहुत सारे अभ्यर्थी जो पॉइंट नंबर से नहीं हो पाया उनका फाइनल सिलेक्शन। तो इसलिए वेटिंग लिस्ट का जो प्रावधान है वो होना चाहिए, चाहे वो आपका यूपी ट्रिपल एस में हो चाहे आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट में हो। क्योंकि अब जो भी सीटें आपकी खाली रह जाएंगी वो आपकी अगली वैकेंसी में जोड़ दी जाएंगी, ये होता है इनमें प्रावधान। यूपी ट्रिपल एस में भी वही हाल है कि जो भी सीटें खाली रह जाती हैं वो अगली भर्ती में जोड़ दी जाती हैं। अभी तक संभावना थी कि लेखपाल में आपका जो वैकेंसी हैं जो वेटिंग लिस्ट है वो जारी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और जो पद थे वो आपके अगली लेखपाल की जब भी भर्ती आएगी तो उसमें जोड़े जाएंगे। अब यहाँ पर भी वही हाल है, जब भी ग्रुप डी की भर्ती आएगी तो अगर खाली सीटें रह जाती हैं तो आपकी वो अगली भर्ती में जुड़ जाएंगी। तो इस तरीके से कुछ सीटें बढ़ी भी हैं, आपको पता है ग्रुप डी में ग्रुप सी में सीटें बढ़ी भी हैं। तो देखना होगा कि कब तक अभ्यर्थियों की जो ज्वाइनिंग है वो हो जाएगी। लेकिन अब ग्रुप डी की अगर रिजल्ट की बात की जाए तो रिजल्ट मैंने आपको बता दिया, और सैलरी मैंने आपको बता दी कि 2025 में ये सैलरी आपको कितनी मिलने वाली है, और 2026 में आपको 8वें वेतन के अनुसार बढ़ी हुई सैलरी मिलेगी। तो ये महत्वपूर्ण वीडियो था आपका इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी से संबंधित। वीडियो पसंद आया हो लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई भी अपडेट होती है वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहती है। और कट ऑफ से संबंधित जो वीडियो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा लिंक, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।